Friend, let's discuss क्वेश्चन फ्रॉम बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन स्कूल टीचर रिटन एग्जाम जो कि 26 अगस्त 2023 को हुआ था। और ये पार्ट 7 जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 101 से 110 डिस्कस करेंगे। लेंज लॉ इज द कंसिक्वेंस ऑफ कंजर्वेशन ऑफ। देखो ये क्वेश्चन बहुत एग्जाम में पूछा गया है। तो लेंज लॉ किस पर डिपेंड करता है? लेंज लॉ पहले मैं आपको बता देता हूँ क्या होता है। इट स्टेट दैट, मान लीजिए हम किसी मैग्नेट को किसी क्लोज लूप के पास ले जा रहे हैं और ये नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है। जब हम इसको पास ले जाएंगे तो इस लूप में जो करंट इंड्यूस होगा ड्यू टू चेंज इन द मैग्नेटिक फ्लक्स, जब यहाँ पर ये नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन वेरी करेगी थ्रू दिस लूप, तो उस नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन की वजह से फ्लक्स में चेंज आएगा और फ्लक्स चेंज होने की वजह से इसमें करंट इंड्यूस होगा। अब लेंज लॉ ये बताता है कि जो करंट की डायरेक्शन होगी वो क्या होगी। तो लेंज लॉ के अकॉर्डिंग हमेशा जो करंट इसमें इंड्यूस होगा वो इस तरह की डायरेक्शन में इंड्यूस होगा कि वो इसके मोशन को अपोज करे। यानी कि अगर ये नॉर्थ पोल इधर आ रहा है तो यहाँ पर करंट इस तरह से बनेगा कि यहाँ पर नॉर्थ पोल बन जाए। वैसे मैं आपको बता देता हूँ, जैसे दो पोल होते हैं, साउथ होगा तो करंट मतलब क्लॉकवाइज, नॉर्थ होगा तो करंट मतलब एंटी क्लॉकवाइज। ये करंट की डायरेक्शन है, ठीक है। तो यहाँ पर नॉर्थ पोल जनरेट हो जाएगा, नॉर्थ पोल जनरेट होगा, इसका मतलब यहाँ पर करंट इस तरह से फ्लो करेगा। तो इस तरह से करंट फ्लो होने का मतलब ये है कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, मतलब ये नॉर्थ पोल इस तरफ होगा, नॉर्थ से बाहर निकलेंगे। तो देखो ये नॉर्थ इधर आ रहा है, यहाँ पर नॉर्थ जनरेट हो गया तो इसका अपोज कर रहा है। तो इसका मतलब जितनी एनर्जी आप इसको लाने में लगा रहे हो उतनी एनर्जी यहाँ पर कंज्यूम हो जाएगी, वी कैन से इन द इलेक्ट्रिकल फॉर्म। सो लेंज लॉ के अकॉर्डिंग हमेशा किसी भी लूप में जो करंट इंड्यूस होता है उसकी डायरेक्शन इस तरह से होती है कि वो उस चेंज का अपोज करे जिसकी वजह से वो करंट इंड्यूस हुआ है। तो ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर डिपेंड करता है। मोबिलिटी इज डिनोटेड बाय, वैसे किसी भी पब्लिक सर्विस एग्जाम में पूछा जाने वाला सबसे सिंपल क्वेश्चन यही हो सकता है। सो मोबिलिटी को हम म्यू से डिनोट करते हैं। अच्छा हुआ कि यहाँ पर कोई ऐसी चीज नहीं पूछा जाए कि के क्या है, के से के का क्या मतलब है। जैसे आपने पढ़ा होगा के का मतलब बल्क मॉडुलस भी होता है, के का मतलब डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी होता है। तो काफी चीजें हैं जो के पर स्टैंड करती है। सो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा म्यू। नेक्स्ट है, इफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड इज डिनोटेड बाय ई एंड बी, तो इनमें से कौन सा डायमेंशन लेस क्वांटिटी होगी। पहले मैं इसको करने से पहले आपको फॉर्मूला बता देता हूँ। देखो स्पीड ऑफ लाइट का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ म्यू एंड एप्सिलॉन वो होता है म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। और एक फॉर्मूला और होता है इक्वल टू बी सी। यहाँ पर बी नॉट ये एम्पलीट्यूड होंगे इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के। अब अगर मैं इसको ई नॉट अपॉन बी नॉट लिखूं तो इसका जो डायमेंशन आएगा, मतलब ई नॉट अपॉन बी नॉट का डायमेंशन स्पीड ऑफ लाइट के इक्वल होगा, क्योंकि प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ये कहता है कि कोई भी अगर इक्वेशन लिखी है तो जो राइट हैंड टर्म का डायमेंशन होगा वही लेफ्ट हैंड साइड का भी डायमेंशन होगा। तो ई नॉट अपॉन बी नॉट का डायमेंशन क्या हो गया, सी। मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, ई नॉट अपॉन बी नॉट का जो डायमेंशन होगा वो 1 अपॉन म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट के भी तो इक्वल होगा। म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट के क्यों, क्योंकि सी बराबर है 1 अपॉन में म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। अब अगर मैं इसको इधर मल्टीप्लाई कर दूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड अपॉन में मैग्नेटिक फील्ड मल्टीप्लाइड बाय म्यू नॉट इंटू में एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पर देखो सिर्फ 1 बच गया है। अब 1 जो है एक संख्या है, मतलब वो डायमेंशन लेस होगी। तो ऑप्शन में भी हमारा ये दे रखा है कि फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा, म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट इंटू में ई अपॉन बी डायमेंशन लेस होगा। कैसे, म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट का जो डायमेंशन होगा, देखो सी का डायमेंशन होता है LT - 1, तो म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन कितना हो जाए LT - 1 की पावर -1, और ई अपॉन बी किसके बराबर होता है, सी के, मतलब कि LT - 1 के इक्वल होगा ये LT - 1। तो आप देखो ये है LT - 1 की पावर -1 और ये है LT की पावर -1 ओनली। तो क्या डायमेंशन लेस ही तो मिलेगा हमें, M0 L0 T0। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 104, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन ओमिक रेजिस्टेंस। तो आपने पढ़ा होगा ओमिक क्या होता है। ओमिक होता है V जब डायरेक्टली करंट पर डिपेंड करे तो वो ओमिक होता है। नॉन ओमिक जैसे डायोड के कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, करंट और वोल्टेज मान लेते हैं, यहाँ पर बना लेते हैं, तो ये नॉन ओमिक होगा। यहाँ पर V डायरेक्टली I पे डिपेंड नहीं करेगा, तो ये होते हैं ओमिक। अब जो डायोड होता है वो नॉन ओमिक डिवाइसेस है, उसमें करंट डायरेक्टली वोल्टेज पे डिपेंड नहीं करता है। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी।
लैंप फिलामेंट में फिलामेंट एक तरह का रेजिस्टेंस हो गया, कॉपर वायर का भी कुछ ना कुछ फाइनाइट रेजिस्टेंस ही होगा, तो वो तो ओम्स लॉ को फॉलो करेगा, डायोड ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करता, इसलिए वो नॉन ओमिक डिवाइस होगी। क्वेश्चन नंबर 105, व्हेन द डायमीटर ऑफ द अपर्चर ऑफ ऑब्जेक्टिव ऑफ एन एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, तो हम यहाँ पर एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप का डायमीटर को इंक्रीज कर रहे हैं। एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप का मतलब ये होगा कि हम यहाँ पर दो कॉन्वेक्स लेंस का इस्तेमाल करते हैं, लेट ये ऑब्जेक्टिव और ये आई पीस, लेट इसकी फोकल लेंथ है f0 और इसकी फोकल लेंथ है fe। तो जो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है वो होता है 1 में f0 fe 1 प्लस fe अपॉन में d। अब d जो यहाँ पर होता है वो होता है लीस्ट डिस्टेंट ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, d डायमीटर नहीं यहाँ पर, ये लीस्ट डिस्टेंट ऑफ डिस्टिंक्ट विजन जिसकी वैल्यू 25 होती है, d डायमीटर नहीं यहाँ पर। इसके अलावा जो फॉर्मूला होता है रिजॉल्विंग पावर का, तो फॉर्मूला रिजॉल्विंग पावर का होता है d अपॉन में 1.22 इंटू में लैम्डा। d यहाँ पर डायमीटर होगा और लैम्डा होगा वेवलेंथ। सो हम ये कह सकते हैं कि रिजॉल्विंग पावर डायमीटर पर डायरेक्टली डिपेंड कर रही है, रिजॉल्विंग पावर डायरेक्टली डायमीटर पर डिपेंड कर रही है, जबकि जो मैग्निफिकेशन है वो डायमीटर पर डिपेंड ही नहीं करता। तो अगर आप डायमीटर को चेंज करोगे भी, यहाँ पर बोला डायमीटर ऑफ द ऑब्जेक्ट इज इंक्रीज, तो जब आप डायमीटर को इंक्रीज कर रहे हैं तो रिजॉल्विंग पावर क्योंकि डायरेक्टली डिपेंड कर रही है तो इंक्रीज होगी, लेकिन मैग्निफिकेशन सेम रहेगा, m की वैल्यू सेम रहेगी। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, मैग्नीफायर पावर रिमेन्स अनचेंज बट रिजॉल्विंग पावर इंक्रीजेस। क्वेश्चन नंबर 106, द नेचर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ करंट कैरिंग सर्कुलर लो। देखो जैसे करंट कैरिंग सर्कुलर लो पे इसमें करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, तो राइट हैंड थंब रूल का इस्तेमाल करके, राइट हैंड थंब रूल सर्कुलर लूप के लिए क्या होता है कि अगर आप कर्ल फिंगर डायरेक्शन ऑफ करंट को बताएं तो जो थंब होगा आपका राइट हैंड का, थंब देगा डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ पर आप अपने राइट हैंड का इस्तेमाल करेंगे तो फिंगर्स को इस तरफ ले जाइए जहां करंट फ्लो कर रहा है, आप देखेंगे कि आपका जो थंब है वो बाहर की तरफ आएगा, आउटवर्ड। तो इसका मतलब ये है कि ये स्ट्रेट लाइन में होगा, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, द करंट द मैग्नेटिक फील्ड विल बी इन अ स्ट्रेट लाइन। नेक्स्ट है द कंडक्शन करंट इज सेम एज द डिस्प्लेसमेंट करंट व्हेन द सोर्स इज। पहले मैं आपको बता देता हूँ, जो कंडक्शन करंट होता है वो तो नॉर्मल जो फ्लो करता है, डिस्प्लेसमेंट करंट तब आता है जब इलेक्ट्रिक फील्ड या पोटेंशियल वेरी कर रहा हो, और डीसी में डायरेक्ट करंट में पोटेंशियल में या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड में चेंज नहीं होता है, तो वहां पर डिस्प्लेसमेंट करंट होता भी नहीं है। तो इसका मतलब यहाँ पर डीसी ओनली तो नहीं आएगा, आइदर भी नहीं आएगा। अब जब ये दोनों कैंसिल हो गए तो मोर देन भी नहीं आएगा। हाँ, एसी में ऐसा होता है कि डिस्प्लेसमेंट करंट और कंडक्शन करंट दोनों इक्वल होते हैं। इसको समझा देता हूँ मैं कैसे। देखो कैपेसिटर के लिए फॉर्मूला होता है Q इक्वल टू CV। अब करंट इक्वल टू कितना हो जाए dq अपॉन dt, तो यहाँ से Q की वैल्यू CV रखें तो C तो कांस्टेंट होगा, तो करंट विल बी इक्वल टू dV अपॉन में dt। अब जब कैपेसिटर कांस्टेंट वोल्टेज के अक्रॉस कनेक्टेड, यानी कि डायरेक्ट करंट मतलब जो करंट फ्लो हो रहा होगा वो DC होगा, तो ऐसे में I की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0, क्योंकि वोल्टेज में कोई चेंज नहीं आ रहा है। इट इम्प्लाइज दैट फॉर DC वोल्टेज द कैपेसिटर करंट इज 0। कैपेसिटर करंट में मतलब कैपेसिटर के अंदर कोई करंट नहीं होगा। Hence for DC source the conduction current and displacement current सेम हो ही नहीं सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट करंट तो 0 हो गया है। ऐसे में हम जो डिस्प्लेसमेंट करंट की फाइंड करने के लिए इक्वेशन यूज करते हैं वो हम मैक्सवेल की इक्वेशन को यूज करते हैं, मैक्सवेल करेक्शन ऑफ एम्पियर सर्किटल लॉ। तो जो डिस्प्लेसमेंट करंट का फॉर्मूला होता है वो होता है dq अपॉन dt या फिर एप्सिलॉन d phi e अपॉन में dt। तो मेनली यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, एसी में ही आईडीसी और मतलब डिस्प्लेसमेंट करंट और कंडक्शन करंट इक्वल होंगे। क्वेश्चन नंबर 108, द लाइट एनर्जी एमिटेड बाय स्टार इज ड्यू टू। देखो आपने सन के बारे में पढ़ा होगा, सन में क्या हो रहा है, सन में हो रहा है फ्यूजन, ठीक है। अब फ्यूजन में क्या होता है, जो लाइट न्यूक्लियाई होते हैं वो फ्यूज होकर के हैवी न्यूक्लियाई में कन्वर्ट हो जाते हैं। आई रिपीट, लाइट न्यूक्लियाई फ्यूज होकर के किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, हैवी न्यूक्लियाई में।
तो फ्यूज का मतलब ज्वाइन होना, तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ज्वाइनिंग ऑफ न्यूक्लियाई। बर्न से नहीं होगा, ब्रेकिंग से भी नहीं होगा, फ्यूज होकर के लाइट न्यूक्लियाई फ्यूज होंगे और हैवी न्यूक्लियाई में कन्वर्ट हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 109, इन डिफ्लेक्शन पैटर्न द फ्रिंज विड्थ। देखो फ्रिंज विड्थ को हम बीटा से डिनोट करते हैं और इसका फॉर्मूला डिफ्लेक्शन में होता है लैम्डा कैपिटल डी अपॉन में स्मॉल है। स्मॉल है या बी से भी डिनोट कर सकते हैं आप इसको। ये होता है स्लिट विड्थ, कैपिटल डी होता है डिस्टेंस बिटवीन स्क्रीन एंड स्लिट, लैम्डा होता है वेवलेंथ। तो यहाँ पर पूछा कि इन डिफ्लेक्शन पैटर्न फ्रिंज विड्थ किस तरह से बीटा पे, यानी कि फ्रिंज विड्थ बीटा किस तरह से स्लिट विड्थ पे डिपेंड करेगी। तो हम यहाँ से पता चल रहा है बीटा इनवर्सली ए पर डिपेंड कर रहा है, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होगा, डिपेंड तो करता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्लिट विड्थ। तो 109 का ऑप्शन सी सही होगा, इनवर्सली डिपेंड करता है ये। क्वेश्चन नंबर 110, व्हाट हैपेंस टू द क्वालिटी फैक्टर ऑफ एलसीआर इफ द रेजिस्टेंस इज इंक्रीज। देखो क्वालिटी फैक्टर का फॉर्मूला होता है 1/r रूट L अपॉन में सी। एल और सी को तो हम चेंज नहीं कर रहे हैं, तो क्वालिटी फैक्टर इनवर्सली आर पर डिपेंड कर रहा है। तो अगर आप आर को इंक्रीज करेंगे, बोलोगे इफ द रेजिस्टेंस इंक्रीज, तो जो क्वालिटी फैक्टर होगा वो डिक्रीज हो जाएगा, यानी कि करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी।